बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। अब मैं आपको थोड़ी सी कि आज की इस वीडियो में मैं अब आपको कि इस हुकूमत की मुआशी जो कारकर्दगी है और इसके जो मुआशी इशारे हैं, इसको मैं अब आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि इस हुकूमत ने अभी तक कि मुल्क के अंदर किस तरह से महंगाई और इस कौम को मजीद दलदल में महंगाई की चक्की में किस अंदाज से ये पीस रही है। और दुनिया इस वक्त इसके हवाले से, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के जो आलमी इदारे हैं वो इस वक्त इस हुकूमत को किस अंदाज से रेट कर रहे हैं और इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी महंगाई और मुआशी जो कि अदम इस्तेहकाम है उसको किस अंदाज से पेश कर रहे हैं। और यही वो जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अमेरिका रजीम चेंज ऑपरेशन किस तरह से करता है और वो उस मुल्क के अंदर उनके कि किस अंदाज से अदम इस्तेहकाम पैदा करके वहाँ के मुल्क को दिवालिया करता है और किस अंदाज से करता है। और अभी इस मुल्क के दिवालिया होने के हवाले से दुनिया क्या कह रही है और इसका क्या वाकई दिवालिया हो सकता है। तो अभी इस हवाले से सबसे पहले जो ब्लूमबर्ग है, जब कि इमरान खान था आज से 6 माह कबल अप्रैल के अंदर उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो खदशा था वो तकरीबन 10% था। 10%। कि आज जो वही ब्लूमबर्ग उसी की रिपोर्ट है, ये वो कह रही है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो खदशा है वो तकरीबन कि 81% हो गया। 81% है। ये ब्लूमबर्ग कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग या आलमी इकोनॉमिस्ट इदारा कह रहा है। उन कि ये जो न्यूज़ पेपर वो कह रहा है कि ये पाकिस्तान के 61% कि 81% सॉरी चांस हैं कि दिवालिया होने के। और वो नज़र आ रहा है कि जिस अंदाज से कि ये महंगाई और मजीद कि आवाम को चक्की के अंदर पीस रहे हैं, जिस अंदाज से कि ये महंगाई और जिस अंदाज से ये मुल्क को चला रहे हैं, तो उससे लग तो यही रहा है कि यार ये डगर तो इन्होंने वही अपनाई हुई। अल्लाह खैर करे कि अल्लाह करे कि ये मतलब कि मुल्क के लिए कम अज कम कुछ तो बेहतर करें इस कौम के लिए। इस कौम को किसी अंदाज से तो रिलीफ दें, उनको किसी अंदाज से तो अच्छा करने की कोशिश करें, किसी अंदाज से तो उनकी जो कि दाद रसी करें। जो गरीब हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, उनके पास खाने के लिए, उनके रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, वो बेचारे डबल अजियत का शिकार हैं। और ये माशाल्लाह जो उनकी इमदादें आ रही हैं वो अपनी मिलों के अंदर कि उसके ऊपर सांप बन के बैठ गए हैं, अपनी मिलों के अंदर इन्होंने छुपा ली हैं। ये तो इनके हालात हैं। अब ये कि ये याद रखो, श्रीलंका के अंदर जो अभी रिसेंटली क्राइसिस आया मुआशी, तो वहाँ जो कि दिवालिया हुआ है तो वो तकरीबन 61% कि महंगाई कि दिवालिया होने के जो वहाँ महंगाई की शरह और ये जो पूरा महंगाई का सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो ये 61% कि ये वाला सर्कल पहुंचा था। तो दुनिया ने उसको दिवालिया का कि लेबल लगा दिया था। और पाकिस्तान का ये कितना बताया जा रहा है, 81%। यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि किस डगर पे हम लोग जा रहे हैं। और ये अगर हमने बर वक्त और सही फैसले ना किए तो ये कैसे चलेगा। आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं। आपकी फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो कि कपड़े की है, ये सारी सनतें बंद हो रही हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मेरे जहन के अंदर मैं अब आपको बताऊं, अपने इलाके के अंदर, तो वहाँ कि ये कपड़े बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी, जो मशीनें पहले कि इमरान खान के आने से कबल वो नीलाम लोगों ने उसको कि वो एक जो कि एक कबाड़िए होते हैं ना, जैसे लोहा खरीदने वाले, उन्होंने उस भाव पे वो खरीदी थी, लोगों ने मशीनें इस अंदाज से बेची थी। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई तो वही मशीनें दोबारा कि वहाँ वो कारखाने चलने शुरू हो गए, वही मशीनों के जरिए कपड़ा बन के हमारा एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ। वही कपड़ा आज कि वो फिर बंद होना शुरू हो गई है, क्योंकि जब उनके पास कि महंगा होगा, कि बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे, यूनिट उनको मुनासिब नहीं मिलेंगे, उन्होंने बल्कि हड़ताल का ऐलान कर रखा हुआ है। उन्होंने कि धमकी लगा रखी है कि अब अगर हमारे हालात अच्छे ना हुए तो हम कि लॉन्ग मार्च एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद की जानिब धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे हम अपने मुतालबात के लिए। तो उनके मुतालबात किसी हद तक ठीक भी हैं कि जब आप बिजली महंगी करोगे, सब कुछ करोगे, टैक्स लगाओगे, तो फिर वो बेचारे क्या करेंगे। एक आम आदमी को फिर उनकी वो चीज़ एक्सपोर्ट भी प्रॉपर ना हो तो वो क्या करेंगे। लोग जब बेरोजगार होंगे तो वो मशीनें बंद होंगी ना, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी ना, तो लोगों के अंदर फाके आएंगे, क्राइम की रेशो फिर 30 छोड़ें 40 पे पहुंच जाएगी, आगे पहुंचेगी। फिर वो लोग क्या करेंगे जब फाके कशी पे नौबत आ जाएगी। तो अब ये देखो कि जो हमारी एक्सपोर्ट जो इमरान के दौर में कि 6% कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 6% पे थी। और आज कि वो जिस हालत पे आई हुई है कि बहुत ही नीचे आई हुई है।
تو وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے آج جو ہماری یعنی کہ اس عمران کے دور میں کپڑے کی ایکسپورٹ ایک بہت بڑے یعنی کہ ایک لیول پہ تھی، آج وہ والی یعنی کہ کم ہو کے وہ بنگلہ دیش کی طرف ایکسپورٹر چلے گئے ہیں، وہ بنگلہ دیش سے کپڑے آپ نے خرید رہے ہیں، تو ہماری یعنی کہ ایکسپورٹ مزید ڈے بائی ڈے یعنی ڈاؤن ہو رہی ہے بجائے اوپر جانے کے، تو یہ تو ان کی کارکردگی ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جب سے یہ شاخدار آیا یعنی کہ یہ جو کہتے تھے یعنی کہ ماشاء اللہ سے شاخدار آئے گا یعنی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب آپ کو میں بتا دوں جب سے یہ آیا تو اب میں بتاتا ہوں کہ یہ ڈالر کیسے کم ہو رہا ہے، یہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کے پاس یعنی وہ گیدر سنگھی اور وہ یہ کر دیتا وہ کر دیتا، اب میں بتاتا ہوں وہ کیسے ڈالر نیچے لے کے آیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب یہ ملتا تھا تو اس کے دور میں ڈالر کو یعنی کہ غیر قانونی انداز سے بینکوں نے یعنی کہ جو یہ بڑے آرتی تھے انہوں نے بڑے غیر قانونی انداز سے پیسے بنائے، اور کم از کم ان لوگوں نے جو اس طرح کے یعنی کہ یہ کام کرتے ہیں یعنی کہ یہ ڈالروں کا انہوں نے کم از کم 50 ارب روپے یعنی اس کے اندر سے وصول کیے ہیں۔ اور جب سے یہ شاخدار صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ سے 1 ارب ڈالر کے جو ہمارے ذخائر ہیں نا جو زر مبادلہ کے وہ 1 ارب ڈالر کم ہو گئے ہیں جب سے یہ شاخدار صاحب آئے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ یہ ڈالر کو کیسے مینج کرتے ہیں، کیسے اس کو یعنی کہ اس کو یعنی کہ مینوپولیٹ کر کے یعنی کہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی یعنی کہ یہ کر دی وہ کر دی، تو بھائی اس کی کیا فائدے ہوئے آپ کی جب یعنی کہ معیشت ہی ڈاؤن ہو رہی ہے، جب آپ کی معیشت یعنی کہ جب یہ زر مبادلہ کے ذخائر صرف 1 ہفتے کے اندر یہ پھر میں آپ کو انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کو بزنس ریکارڈر اس کے مطابق 1 ہفتے کے اندر جو پاکستان کے ریزرو ہے نا یعنی کہ وہ 303 ملین ڈالر یعنی کم ہوئے ہیں، اور اس طرح یعنی کہ جو ہمارے یعنی ایسٹ تھے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ تقریباً 7.6 بلین ڈالر پہ اب آ گئے ہیں، اور یہ تقریباً جب سے یعنی کہ حکومت آئی ہے جب سے عمران کی گئی ہے اور پچھلے سال کی نسبت اس سال یعنی یہ جو پچھلا ماہ گزرا اس کے اندر 12% ہماری ریمیٹنس کم ہوئی ہیں۔ اس حکومت کے کارنامے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو یعنی بچایا، بھائی دیوالیہ ہو رہا تھا تو آپ کیوں آئے؟ آپ کو جب پتا تھا ملک کے اندر مہنگائی ہے تو آپ کیوں آئے؟ آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ کچھ یعنی کہ پھونکے مارے، اب یعنی کہ معاملات اس حد نیز پہ لے کے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم کہہ رہا ہے، اور وزیر اعظم نے بلکہ قوم کو یہ بھی بتا دیا ہے، یہ بھی سن لو کہ اس دفعہ سردیوں کے اندر گیس نہیں ہوگی، یہ وزیر اعظم نے خود بتا دیا ہے کہ یہ جو گیس مہنگی ہے ہم نہیں لے سکتے، یہ ہو گیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے بھائی آپ نے گیس نہیں ہے تو یہ آپ نے ٹائم پہ فیصلے کرنے تھے، یہ بڑے بھائی سے آپ پوچھو کہ جو وہ بجلی کے کارخانے یعنی ان گیسوں پہ لگا کے گئے جو آج یعنی کہ 32 32 30 30 روپے کی یونٹ پروڈکشن ہو رہی ہے، یہ بتاؤ نا قوم کو ذرا، جو کہتے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ ڈیم بنے ہوتے تو آج ہمیں یہ والی ضلالت نہ اٹھانی پڑتی، یہ جو ابھی یعنی جس طرح سے امریکہ میں دھمکیاں لگا رہا ہے یہ نہ لگانی پڑتی، آج ہم اپنی خودداری اور یعنی کہ برملا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے، اگر ڈیم بنے ہوتے ہماری سستی بجلی پیدا ہوتی تو ہمارے یہاں کارخانے چل رہے ہوتے، یہاں سستے داموں یعنی کہ لوگ جب یونٹ سستا ہوتا تو وہ زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں لگاتے، ہماری ایکسپورٹ بڑھتی، تب ہم جا کے یعنی کہ یہ معاملات کو کریٹ کر سکتے تھے، تب جا کے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے تھے، تب یہ امریکہ جیسے ملک بھی آج ہمیں آنکھیں نہ دکھاتے، لیکن آپ نے چونکہ آتے ساتھ ہی NRO 2 لے لیا، آپ نے کیسز پہ آپ کی توجہ تھی، آپ کا مقصد ہی یہ یعنی قوم نہیں تھا، آج وہ کدھر گیا جو آپ نے مہنگائی مارچ فلانا، اور وزیر اعظم یعنی شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کو مخاطب کر کے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر تیل کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $90 فی بیرل کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، جبکہ عمران کے دور میں یہ تقریباً 105 کے راؤنڈ اباؤٹ فی بیرل یعنی کہ یہ قیمت گئی تھی تیل کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قیمت بڑھائی ہے تیل کی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ، اور جب عمران خان کے دور میں یعنی کہ عالمی قیمتیں اس انداز پہ تھی اس کے باوجود وزیر اعظم نے مطالبہ کیا تھا، عمران خان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فی الفور یعنی 70 روپے فی لیٹر تیل کم کیا جائے، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ عمران خان نے اس انداز سے پیٹرول نہیں بڑھایا تھا جس انداز سے انہوں نے بڑھایا ہے۔ ابھی آپ یہ بھی سن لو کہ یہ تقریباً جو بجلی ہے یہ 19 پیسے یعنی اس کے اندر انہوں نے اضافہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھو کہ یہ مزید یعنی قوم پہ بوجھ ڈالیں گے، یہ مزید اس قوم کے اوپر جب یہ بجلی مزید مہنگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ بے روزگاری ہوگی نا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، یہ کہتے ہیں یہ کر دو، اور مولانا کو آپ یعنی ملک کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے کہ آپ دعائیں کریں، پھونکے ماریں، کوئی دم کریں،
और ये इमरान खान को कहते थे वो पिंकी पिनी, आज ये खुद उसी नैज भी आ गया। वो कहते थे जो जादू टोने के, आज वजीर आजम खुद बल्कि अलान कह रहा है। मैं मौलाना साहब को कहता हूँ कि यानी कि जो कोई दम करें, जिस तरह हमने दम किया है शारदार वापस आ गया, इसी तरह आप दम करो क्योंकि किसी तरह यानी कि ये पेट्रोल की कीमतें और इसको ना बढ़ाना पड़े। और फिर वो यानी ये कैसे लोगों को यानी बेवकूफ़ और एक्टिंग करके बताता है कि ये देखो जी मैं मतलब 2 रातें सो ही नहीं पाता जब 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ाना होता है। तो भाई तुमसे पूछे कि पेट्रोल किसने बढ़ाना होता है? क्या मैं आम आदमी ने बढ़ाना होता है? हम किसके पास आती है? किसने साइन करने होते हैं? किसको पता है कि आने वाले दिनों में दुनिया के अंदर इस वक्त पेट्रोल की कीमतें क्या है और हमने क्या रखी हैं? और आज आपके मुल्क के वजीर खजाना ये भी बल्कि बता रहे हैं कि आईएमएफ के साथ जो मुआहदा हो चुका है उसको रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसी मुआहदे के तहत चला जाएगा। और जिस अंदाज से उनको अमेरिका के अंदर दलील किया गया ये पूरी दुनिया ने देखा है। ये इनकी कारकर्दगी है, ये इनकी यानी कि सलाहियत है। और ये ऑडियो लीक्स के अंदर अब क्या आ रही हैं वजीर आजम साहब की, उसके अंदर ये किया जा रहा है कि कैसे यानी कि अपने धारियों को ओहदे देने हैं, कैसे उसके अंदर यानी उनको मैनिपुलेट करना है, किस अंदाज से उनको यानी कि रख रखाव करना है उनके साथ। उनका मिशन यही है, इनका मिशन यही है कि सबको ओहदे दिए जाए मिल बांट के। एक आम जो एस ए पी एम जो की जो ये अभी ऑडियो लीक्स जारी हुई है एक दिन कबल, तो उसके अंदर यही कहा जा रहा है ना कि यानी पीपी के लोगों को एसएपीएम बना दिया जाए, यानी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। तो उसके अंदर उसका जो ओहदा होता है, उसको जो मराद मिलती हैं वे वफाकी वजीर के बराबर मिलती हैं। और ये पता नहीं उसको ओहदा क्या देना। अभी इस वक्त जो 75 रुकनी इनकी कैबिनेट हो चुकी है, उसके अंदर आधों के पास तो वजारतें ही नहीं है, उनके पास कोई कलमदान ही नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे। ये इनकी कारकर्दगी है और ये इनका यानी कि स्ट्रक्चर है। ये सारा इनका ये सारा कुछ है यानी कि हालात चला रहे हैं, ये मुल्क को इस अंदाज से चला रहे हैं और ये बस आपस में लगे हुए हैं और आपने केसेस माफ कराने पे लगे हुए हैं और ये सारा इनका यानी धंधे इस पे लगे हुए हैं। बल्कि जो आईएमएफ का बल्कि एक ये भी खबर आ रही है अभी इसके ऊपर यानी कि हुकूमत की तरफ से कोई प्रॉपर यानी वजाहत नहीं आई, उसका यानी कि रिबटल नहीं आया कि ये वाली जो खबर है यानी आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान ने यानी कि प्रोग्राम यानी फाइनल किया, उसकी जो हेड उन्होंने लगाई है वो एक इंडियन खातून है, उसका नाम है गीता। और वो इस वक्त जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी के साथ भी उस खातून की तस्वीर यानी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो अब उसके ऊपर अभी तक हुकूमत की जाने से कोई प्रॉपर यानी कि जवाब नहीं आया कि क्या आया है, ये खबर ठीक है, क्या ये वाली जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ठीक है, गलत हैं, उसके क्या महज़क़ात हैं, ये भी नहीं बताया। यानी अब हमारे यानी कि मुआशी प्रोग्राम को भी कौन देखेगा, इंडिया के थ्रू किया जा रहा है। यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि हमारा यानी कि ये पूरा सेटअप किस अंदाज से चलाया जा रहा है और हमारी ये हुकूमत खामोश तमाशाई बन के यानी कि ये सारे मामला देख रही है। इनकी जरूरत नहीं है कि किसी से पूछ सकें कि ये क्या किया है और किस अंदाज से किया। अभी इस हवाले से एमकेएम भी अब यानी कि सारे देख रहे हैं। और बल्कि एक और बात यहाँ बताता चलूँ कि वजीर आजम ने जब आज किया तो उन्होंने जब खिताब किया तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत जब आई थी तो ये मुल्क दिवालिया होने लगा था, हमने इसको आके मईशत को संभाला दिया, हमने लोगों को यानी कि जो मेरी हुकूमत है शबाज शरीफ कह रहे थे माशाल्लाह ये कैसे ये मासूम ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे दुनिया पागल है, ये को पता नहीं 80s या 70s या 90s के दौर में अवाम रह रही हैं, उनको कुछ पता नहीं है, उनको मैं जैसे चाबी लगाऊंगा उसी तरह चलेगी, ये वो दौर नहीं है मियाँ साहब। अब यानी कि नया दौर आ गया, तब्दीली आ गई है। अभी वो क्या बता रहे हैं कि मैंने जब इत्तेहादियों ने मुझे वजीर आजम चुना तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि मैं महंगाई को का बोझ अवाम पे यानी कि डालूं, ये कैसे मुमकिन है। वो माशाल्लाह इतना अवाम का आपको यानी कि रख रखाव, इतनी अवाम की दर्द, इतना अवाम का फिक्र कि ये वाली जो पाकिस्तानी तहरीक का काम तारीखी यानी कि 60 से 70 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है। जो इस तरह की आपने महंगाई को यानी कि कम से कम 40 के राउंड अबाउट लेके गए, क्या ये तारीख में कभी गई है? ये आपने कौम का महंगाई का बोझ से निकाला है। ये आपने जो इमरान के दौर में पेट्रोल तकरीबन 150 लीटर पे था 250 तक कौन लेके गया? क्या इमरान खान लेके गया? ये आपने कौम को जो आटा यानी कि जो बेसिक चीजें थी जो 50 से 60 रुपए किलो था वो आज 100 रुपए से भी तजावज कर गया। बाद औकात तो यानी कि 120 से 130 रुपए फी किलो आटा बिका, वो भी घटिया किस्म का। इस्लामाबाद जैसे शहर और इन शहरों छोटे शहरों में जो रोटी है वो 20 रुपए की हो चुकी है। ये आपने आवाम को महंगाई से निकाला, क्या बात करते हो यार।
कुछ तो या खुदा का खौफ करो बात करते हुए कि आप, और फिर कहते हो कि मैं इन ओलामा को, यानी आज वो कहता है शहबाज शरीफ कि मैं इन ओलामा को गवाह बना के कह रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तानी तारीख का, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इमरान खान जैसा आदमी झूठा नहीं देखा, ये पाकिस्तानी तारीख का झूठा तरीन आदमी है। सुभान अल्लाह। उसके यानी कि वो हेल्थ कार्ड जो आज दुनिया भी मान रही है, उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसके यानी कि कोविड जैसे यानी कि, और दुनिया के अंदर महंगाई और सारी चीज यानी कि कवर अप होने के सूकर जाने के बावजूद उसने कौम को 12-12 हज़ार रुपए दिए। आपने क्या दिया है? आपने क्या कौम को वो भी छीन लिया, और जो हेल्थ कार्ड पे इलाज हो रहा था वो ऑडियो के अंदर तो वो सब कुछ वाजे हो गया कि आपका उसके ऊपर मिशन क्या था। उसने लंगर खाने बनाए, उसने सब कुछ किया। कोई आपने एक बात तो बता दो जो आपने अवाम गरीब अवाम के लिए की हो, कोई एक, सिवाय आपने केसेस और आपने आपको NRO 2 दिलवाने के, कोई एक काम तो बताओ जो आपने अवाम के लिए किया हो। और फिर कहते हो कि इमरान खान झूठा है। तो यार को खुदा का खौफ करो। और फिर कहते हो कि मैं उलमा को आप इतनी बड़ी या इमरान खान ये हो गया, हम बहुत साफ हैं, बहुत मोतबर हैं, नेक हैं, पाक हैं। दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, कौम अब जाग चुकी है, सुधर गई है, इनको पता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। इतने आप ये यानी कि नहीं है बेवकूफ़ के आपके चुंगल में आ जाएंगे बार बार। अब वो दौर चले गए। जिस अंदाज से आपने मैनिपुलेट करना था वो कर लिया, जो कुछ होना था वो हो गया। अब आप यानी कि ये वाले जो है ना, उनके मारे दाम करवाएं, अब इससे कुछ नहीं होगा। जो हकायक है वो कौम जान चुकी है। अब आपके चुंगल में इतना आसानी से नहीं आने वाली। और अब आप तो ये सोचो कि अब आपने अपने दहादियों को कैसे मिलाना है। MKM ने आज अपना जो इजलास है वो तलब कर लिया खालिद मकबूल सदीकी ने कराची के अंदर, और वो अपने अगले लाहे अमल के हवाले से मुशावरत करेंगे कि आया हुकूमत के साथ चलना या नहीं। क्योंकि उनके मुताबिक ज़रा ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त हुकूमत से खुश नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो हमसे वादे किए थे उसके ऊपर यानी हमसे मुशावरत ही नहीं गई। हत्ता कि MKM वाले तो जो कामरान टैसूरी माशाल्लाह से लगा है, ये देखो कि कैसे यानी लोग में मुसल्लत कर रहे हैं। यानी इनका क्राइटेरिया क्या रख दिया। क्राइटेरिया कौम को ये बता रहे हो कि जो जितना बड़ा यानी करप्ट होगा, बददियानत होगा, डिसऑनेस्ट होगा, वो उसको लगाया जाएगा, बड़ा ओहदा मिलेगा। अब कामरान टैसोरी के बारे में किसको नहीं मालूम इसने क्या किया, कराची के अंदर लोगों की किस तरह से ज़मीनों पे कब्जे किया, किस अंदाज से डाके मरवाए हैं, किस अंदाज से लोगों की कत्लो गारत करवाई है, किसको पता नहीं है इसकी क्या यानी कि वक़्त है। और वो MKM वाले भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। MKM के अपने आधे लोगों को नहीं पता कि इसको किस अंदाज से लगवाया गया। और सदर ये कह रहे थे उसके सामने यानी कि नाम भेजें, और सदर कह रहा था मेरे नाम सिर्फ ये एक नाम आया है कामरान टैसोरी का, मेरे पास जो समरी आई है उसके अलावा कोई नाम आया ही नहीं है नसरीन जलील का या बाकी किसी और रुकन का। और ख्वाजा इजहार उल हसन जो MKM के हैं, उन्होंने कहा है कि ये वाला हमें तो पता ही नहीं इसको किस अंदाज से लगाया गया, वो इससे लातल्की का ऐलान कर रहे हैं। तो ये तो इनकी यानी कि आप इत्तेहादियों को पता चल गया है कि हमने यानी कि उनको भी पता लग गया कि मामला किस जाने जा रहे हैं और कौन किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। और अभी जो आज यानी इलेक्शन है, अभी शाम को जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो भी सबको पता चल जाएगा। अभी तो कुछ देर के बाद जब वो यानी पोलिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तो लग पता जाएगा इन सबको कि कौन कितना पॉपुलर है। इनकी कांपें अभी से टांग रही हैं, अभी से वो यानी नवाज शरीफ और यानी कि आसिफ जरदारी का जो रब्ता हुआ वो अमेरिका इशू पे नहीं हुआ। वो यानी ये नहीं कहा कि कम अमेरिकन सदर ने जो कुछ कहा है उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। आज भी उनका मामला क्या है, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को किस तरह रोकना है, किस अंदाज से इसको डील करना। और इसी हवाले से मरियम नवाज अब ये कम 1 से 1.5 माह लंदन ही क्याम करेंगी, क्योंकि उनको भी पता चल गया। और वो जब तक ये यानी नया आर्मी चीफ साहब तैनात नहीं हो जाते, और इसके साथ और इमरान खान के जो ये इंतखाबात और इसका ये लॉन्ग मार्च और इसका ये सब कुछ यानी ज़िमनी इलेक्शन, इस हवाले से जो यानी रिजल्ट है वो नहीं आ जाते और इसके आगे यानी डायरेक्शन सेट नहीं होती, तब तक वो नहीं आएंगे। अगर तो इमरान खान यानी कि वो आपने यानी कि एसेट और अपना जो यानी कि लॉन्ग मार्च है वो करने में कामयाब और आपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गया, तो यूँ समझो कि मरियम नवाज भी पाकिस्तान नहीं आने लगी, वो भी वहीं रहेगी। ये मैं आपको बता दूँ, ये लिख लो कि मरियम नवाज इतना आसानी से वापस अब नहीं आएगी। अगर इमरान खान वापस आ गया तो ये इनके एजेंडे हैं, ये इनकी यानी कि सारा स्टाइल है, सब कुछ है। और ये कहते हैं कि ये हो गया और वो हो गया। दुनिया फिर इनको इसी अंदाज से ट्रीट करेगी ना, जो बाइडन जिस अंदाज से कर रहा है, जिस अंदाज से वो पाकिस्तान की यानी कि मामलात के अंदर यानी कि घुसे हुए हैं और उनको यानी डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो इनके सारे यानी कि लाइफ स्टाइल है कि सिवाय इन्होंने आपने यानी ज़ाती मफादात के किसी और तरह से इन्होंने मतलब कि नहीं सोचा। आखिर में जो एक अच्छी खबर है वो ये खबर है कि इस्लामाबाद जो हमारे ख्वाजा शाह हैं
उनको अब यानी कि जो बेसिक हकूक़ है और उनको जॉब के अंदर जो उनके हक है या कोटा है, वो अब जो आर्टिकल प्रोटेक्शन बेस्ड राइट एक्ट 2018 के तहत अब ख्वाजा शाम को इस्लामाबाद पुलिस के अंदर भर्ती किया जाएगा। अभी जो इस्लामाबाद के अंदर भर्तियाँ होंगी उसके अंदर उनका इश्तिहार जारी कर दिया गया और वो जिस अंदाज से यानी इस्लामाबाद के बाकी यानी कि जो मेल और फीमेल यानी जिस अंदाज से ट्रेनिंग करेंगे, जो उनका क्राइटेरिया होगा उसी बिल्कुल उसी क्राइटेरिया के मुताबिक जो ख्वाजा शाह वो भी उसी अंदाज से यानी कि काम करेंगे और उसी अंदाज से ट्रेनिंग लेंगे, उसी अंदाज से टेस्ट देंगे और उनका जो कोटा होगा उसी के मुताबिक उनको यानी कि प्रॉपर आप नौकरियाँ मिलेंगी। ये एक अच्छा साइन है। बिल्कुल उनको राइट मिलने चाहिए, वो भी यानी कि उनको खुदा ने बनाया ना, किसी और ने तो नहीं बनाया ना, तो ये खुदा की वो मखलूक है, तो उनको ये बल्कि अच्छी है। जो उनकी महरूमियाँ हैं वो जिस अंदाज से अजियतनाक ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनके लिए ये अच्छा है, बल्कि पुलिस के अंदर स्पेशल उनके लिए अच्छा है। जो उनके साथ बुरा सलूक करते हैं लोग, जिस अंदाज से उनके साथ पेश आते हैं, तो ये पुलिस के अंदर जब वो ऐसे यानी कि वो खुद उनकी कम्युनिटी पहुँचेगी तो वो उनके लिए खुद एक अच्छा प्रोटेक्शन यानी कि माहौल क्रिएट कर सकेगी। ये एक बहुत अच्छा साइन है, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त इकदाम है और इस तरह के इकदाम उनको बाकी यानी कि ओहदों में भी बाकी डिपार्टमेंट में भी मिलने चाहिए और उनके जो बेसिक हकूक़ हैं उसकी बहाली होनी चाहिए, बल्कि उनको असम्बलियों के अंदर भी उनको यानी कि हकूक़ मिलने चाहिए और उनको असम्बलियों के अंदर भी होना चाहिए। आखिर में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।